यूसुफ साहब, मैं इसको एक दूसरे तरह से जरा देख रहा हूं, इसलिए आपसे पूछ लूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो देश की राजनीति है वो दो ध्रुवों में बट गई है। अगर आप जम्मू, मैं इसको इसलिए भी कंपेयर कर लूं, जम्मू कश्मीर में महबूबा जी इस समय जो जो कांग्रेस और एनसी का गठबंधन है, उसमें महबूबा जी की पार्टी नहीं है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही। वो भी अपने को कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे विड्रॉ किया है, और उनको ये बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है कि इस समय जो वो बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी उससे लोग गुस्सा हैं, और आज नहीं तो कल अगर उनको कोई देखना चाहेगा तो वो बीजेपी के विपक्षी के रूप में ही देखना पसंद करेगा, विपक्षी के साथ हम देखना नहीं पसंद करेगा। मैं इस रेफरेंस में जरा आपसे समझना चाह रहा था, जो मेरा मूल प्रश्न अभी भी है कि मायावती जी को ये समझ में, वो भाई इतनी सरकार चलाई है उन्होंने, इतने गठबंधन चलाए हैं उन्होंने, इतने इलेक्शन लड़े हैं, ये उनको भी तब क्लियर हो गया होगा कि अब देश की राजनीति दो ध्रुवों में है, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के विपक्ष में हैं, और वोट इसी हिसाब से मिल रहा है। मैं इस पे जरा आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। ये उनको एक कोई कैंप ज्वाइन करना होगा अगर पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना है तो। यूसुफ साहब। बिल्कुल, शुक्रिया आनंद जी। देखिए, मायावती जी पॉलिटिकली कभी तो खारिज हो नहीं सकती हैं। उनके पास एक मजबूत वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक अखिलेश यादव के ट्वीट्स का सवाल है कि दोनों फिर से एक हो सकते हैं, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि मायावती जी के पास वोट बैंक होने के बावजूद उनको अभी ये साबित करना है कि वो अब भाजपा के साथ नहीं है, या वो भाजपा के प्रति की बी टीम के रूप में काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने जो बार बार अल्पसंख्यकों को धोखा दिया है मायावती जी ने, उसकी भरपाई वो कैसे करेंगी। उन्होंने तमाम जो बयान दिए हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ, उसकी भरपाई वो कैसे करेंगी। तो मायावती जी को प्रूव करना है अभी अपने आप को, और इंडिया गठबंधन में चाहे वो शामिल हो, चाहे अखिलेश के साथ नया गठबंधन बनाए, मुझे नहीं लगता कि इसके कोई चांस बन रहे हैं, इसकी कोई संभावना है दूर दूर तक। सबसे पहले मायावती जी को अपने जो दाग हैं दामन पर लगे हुए बीजेपी के बी टीम के, उसको छुड़ाना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों के साथ जो गद्दारी की है उनकी पार्टी ने, उन्होंने उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों ने इनका बहुत बड़ा साथ दिया था। शुरू में अल्पसंख्यक ही इनके साथ थे, यानी यहाँ तक कि इन्होंने जब कल्याण सिंह के साथ सरकार बनाई थी और कहा था हम बीजेपी के साथ हैं, 6-6 महीने हम सरकार चलाएंगे, तब भी आप याद कीजिए कि मुसलमान ही इनके साथ खड़ा हुआ था, इनको वोट दिया था बीएसपी को। तो इन्होंने गद्दारी की, उस समय भी इन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, और उसके बाद भी ये समय समय पर बीजेपी से समझौते करती रही। तो मायावती जो है, उन पे विश्वास करना बहुत ही कठिन हो रहा है। हालांकि वो रिलेवेंट रहेंगी, बिल्कुल उनके पास एक वोट बैंक है निश्चित रूप से, और वो राजनीति में रिलेवेंट रहेंगी, लेकिन वो वोट किसको चाहिए? अखिलेश को चाहिए तो अखिलेश शामिल कर लें। 2019 में हमने क्या देखा था? 2019 में हमने ये देखा था कि बहन जी की पार्टी की तो 10 सीटें आई थी, और अखिलेश जी जो समझौता करके लड़े थे बहन जी के साथ, वो 5 सीटें लेकर किनारे आ गए थे। तो अखिलेश को वो गठबंधन जो है सूट नहीं किया, यानी मायावती जी की वोट जो है समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुए, और जबकि समाजवादी पार्टी के वोट बीएसपी को ट्रांसफर हुए। यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में चाह रही थी बीएसपी का साथ, इसलिए चाह रही थी कि तीनों मिलके अगर लड़ते तो कुछ रिजल्ट आते, और निश्चित रूप से जो अब 4 जून को जो नतीजा आया है यूपी के अंदर, उसमें अगर मायावती जी शामिल होती उस वैगन में, उस गाड़ी में, तो उनको भी उसका श्रेय दिया जाता कि भाई उनके भी वोट आए हैं। लेकिन वो चूक गई, वो मौका जो है मायावती जी चूक गई, या ये कहिए कि अखिलेश ने उसको कामयाब नहीं होने दिया, उस गठबंधन को, कांग्रेस के चाहने के बावजूद। तो इस वक्त जो अखिलेश की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत हाई रैंक की है, और अखिलेश की पॉलिटिक्स का लोहा मानना पड़ेगा। हालांकि उनके साथ भी अल्पसंख्यकों का जो व्यवहार रहा है, यानी अखिलेश का जो व्यवहार रहा है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, उसे मैं बहुत सही नहीं मानता हूँ। अल्पसंख्यकों के साथ उन्होंने बहुत बेहतर नहीं किया। जो बुलडोजर की राजनीति रही और जो पिछली राजनीति रही, उसको देखते हुए, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने उनको माफ किया, क्योंकि वो बीजेपी के साथ लड़ते हुए दिखे। मुसलमान कांग्रेस के साथ गए, राहुल गांधी के साथ खड़े हुए, क्योंकि ये लोग बीजेपी और आरएसएस से लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप 2 खेमों की बात कर रहे हैं कि एक विपक्ष है और एक सत्ता पक्ष है, तो सत्ता पक्ष के साथ कौन लड़ सकता है, उसको देखते हुए सारी रणनीति अब बन रही है। सारी सब जगह नए नए क्षेत्रीय दल जो है अपनी रणनीतियां फिर से बना रहे हैं, जिसमें आपने देखा टीडीपी किस तरह से, जो एनडीए से बाहर गई थी, तमाम सिद्धांतों
को का हवाला देकर कि हम इससे बाहर हो रहे हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते, ये अल्पसंख्यक के विरोधी है। और वही टीडीपी आज एनडीए में शामिल है। चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को चलवा रहे हैं हाथ जोड़कर, और आज वाईएसआरसीपी के 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया, वो टीडीपी में जाने वाले हैं। और टीडीपी का प्लान ये है कि वो राज्यसभा की जो 11 सीटें अभी वाईएसआरसीपी के पास थी, अब तो खैर 9 बची रह गई हैं, वो सब अपने कब्जे में लेकर वो अपने आप को रिलेवेंट राज्यसभा में भी बना सके। तो ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है, साउथ में भी, नॉर्थ में भी। मुकाबला वही है कि बीजेपी के साथ कौन खड़ा है, बीजेपी के साथ कौन नहीं खड़ा है, इसका सवाल है। देश में 2 ही राजनीति आने वाले समय में आनंद जी चलेगी। आप सही कह रहे हैं कि या तो लोग विपक्ष के साथ होंगे या तो लोग बीजेपी के साथ होंगे। और जो बीजेपी के साथ हैं, वो जाहिर सी बात है कि आज उन्होंने जो एक नई लिस्ट आई है धन पशुओं की, विश्व के सबसे बड़े जो अरबपति हैं वो फिर से अडानी जी बन गए हैं। तो बीजेपी तो ऐसी लिस्ट बनवाती रहेगी, अडानी और अंबानी जी आगे पीछे होते रहेंगे। तो देश को देखना है, देश के लोगों को देखना है कि वो किसके साथ खड़े हो रहे हैं और किसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। आज आपने राहुल गांधी का वो कराटे वाला एक देखा होगा, जो ट्वीट की कराटे, तो उसका क्या है, उसका संबोधन यही है कि लड़के फिर खड़े होना है। बेशक हमारे पर एक घूंसा पड़ जाए, हम जमीन में खेत रहें, लेकिन हम फिर उठ खड़े होंगे, हम बार बार उठ खड़े होंगे। तो हमें चुनौतियों का सामना करना है। और अगर मायावती जी में जरा भी सदाशयता मौजूद है, मायावती जी जरा भी फिर से वापसी चाहती हैं, तो उनको माफी मांगनी चाहिए इस देश के अल्पसंख्यकों से। माफी मांगे कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मैंने बीजेपी का जो साथ दिया या मौन समर्थन किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप हमारे साथ आइए, या हम आप लोगों के साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मायावती जी की अभी भी बहुत संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से उनकी वापसी हो सकती है। आनंद जी। जी यूसुफ साहब, मैं एक चीज जरा बस चलते चलते एक चीज समझ लूं आपसे कि ये मैं इसलिए इस बात को ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आज हम लोग बात कर रहे हैं, मिल्कीपुर वाली सीट पे आज फिर आया है कि बीजेपी को अभी तक तलाश है उम्मीदवार की, क्योंकि वहां संभवतः अवधेश प्रसाद जी के लड़के ही लड़ेंगे। उस सीट पे बीजेपी चाहती है कि कोई दलित ही चेहरा आए और वही हराए, तभी वो उसकी कोई प्रतिष्ठा वापस आएगी। लेकिन जो सारी जो 10 सीटें उसमें सबसे ज्यादा इस समय लोगों की निगाहें मिल्कीपुर में लगी हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी ने जिस तरह से अयोध्या जीत के इनके सारे जो नैरेटिव थे उसको धूल धूसरित कर दिया। इसमें इस जो बाई इलेक्शन होने उस पर एक बहुत छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या इस इलेक्शन में भी बीएसपी का कुछ हो सकता, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि शायद बीएसपी को अकोमोडेट करने की कोशिश इस इलेक्शन में भी की जाएगी। जी आनंद जी, देखिए बात वही है कि अगर आप बीएसपी को एडजस्ट करते हैं तो तीनों ही जो दल हैं वो विन विन पोजीशन में रहेंगे। ये जोशी जी ने भी कहा ये बात, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मायावती जी पे विश्वास करना, उन पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। वो जब तक अपने विश्वास को कायम नहीं करेंगी तब तक उनका समर्थन करना या उनसे समर्थन लेना दोनों ही घातक होगा। और जो आप मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, मिल्कीपुर में निश्चित रूप से अवधेश प्रसाद जी के बेटे को अगर टिकट दिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि उन्हीं को मिलना चाहिए टिकट, क्योंकि बड़ी कुर्बानियां हैं उस परिवार की समाजवादी पार्टी के लिए, और उनका बेटा विधायक बने, अच्छी बात है ये। और ये अखिलेश यादव को इस पे विचार करना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूं, क्योंकि अभी जब योगी आदित्यनाथ जी गए थे अयोध्या और अंबेडकर नगर गए थे, दौरा करके आए, तो उन्होंने बीजेपी की जो बैठक ली तो उन्होंने वहां सलाह मांगी कि भाई मिल्कीपुर से किसको खड़ा करना है, आप लोग अपनी राय दीजिए। तो वहां पे जो जिला अध्यक्ष है और जो महामंत्री हैं, उनके पास कोई नाम ही नहीं था। वो यही गुणगान करते रहे कि बाबा आप जिसको दे दोगे हम तो उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो योगी झुंझला भी गए, उन्होंने कहा कि ये बाबा बाबा क्या है, आप नाम तो बताओ कि किसको हम दें टिकट। तो वो नाम नहीं बता सके। तो ये एकदम सही है कि बीजेपी के पास अभी भी कैंडिडेट वहां नहीं है, और बीजेपी सिर्फ मिल्कीपुर में ही नहीं तमाम सीटों पर पसोपेश में है, और इसी वजह से चुनाव की घोषणा नहीं हो पा रही है। नहीं तो वो चाहते तो 2 राज्यों के साथ चुनाव की घोषणा कर देते। अब कहा जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ करेंगे। बहरहाल जो भी वजह रही हो, तो कुल मिला के ये है कि बीजेपी परेशान तो है ही है उपचुनावों को लेकर,
और योगी जी के जिम्मे मिल्कीपुर सीट लगाई गई है, अम्बेडकर नगर की सीट, यानी कटहरी वाली सीट जो लगाई गई है, जहां से लालजी वर्मा जीते हैं, सांसद बन गए हैं समाजवादी पार्टी के। तो परेशान तो है, लेकिन मायावती जी का फैक्टर जो है इस उपचुनाव में भी कुछ गुल नहीं खिला पाएगा। जब तक कि मायावती जी अनाउंस नहीं करती हैं कि हम दिलो जान से, आप पिछली सारी बातों को भूल जाइए, मैं दिलो जान से इंडिया गठबंधन में आना चाहती हूँ। मतलब कांग्रेस ने हमेशा सीरियसनेस दिखाई मायावती को लेके। जैसा भी हम लोग बात भी कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने कोशिश की थी उनको लाने की, लेकिन तब अखिलेश ने मना कर दिया था। अब अखिलेश के ट्वीट पे अगर हम लोग लाहालोट हो जाएं कि अखिलेश चाहते हैं मायावती जी आ जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है। वो एक सदा शहता है अखिलेश की, एक बड़प्पन है अखिलेश का कि वो जो मथुरा का जो विधायक है भाजपा का राजेश चौधरी, जिसने मायावती जी पर अनगरल जो है मतलब गैर वाजिब टिप्पणी की है, बेवकूफी वाली टिप्पणियां की हैं, और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक। ये बड़ी जो है बड़ी उसकी बात है, अचंभे की बात है। उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसने मायावती पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं। तो कहने का आशय यह है कि कुल मिला के मायावती जी अभी फिलहाल इस उपचुनाव में भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाएंगी। वो पसोपेश में हैं, और जब तक कि उनका पसोपेश खत्म नहीं होता है तब तक जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें बताना होगा कि वो दिलो जान से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उनको बीजेपी का एजेंट ना समझा जाए। ये बात उनको खुद कहनी पड़ेगी, अपने समाज से कहनी पड़ेगी, और दीगर वोटरों से भी कहनी पड़ेगी, और अल्पसंख्यकों से भी कहनी पड़ेगी। आप यकीन मानिए कि अल्पसंख्यक जो है मायावती और अखिलेश दोनों को एडजस्ट करना चाहता है। कांग्रेस को तो उसने कर ही लिया है, माफ कर दिया है बाबरी मस्जिद वाली घटना को लेकर, मुसलमानों ने माफ कर दिया है कांग्रेस को, और वो कांग्रेस के फोल्ड में लौट आए हैं, वोट भी दे रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि मायावती और इनको अखिलेश यादव को प्रॉपर शेयर मिले, तो ये तीनों मिलके अच्छा गुल खिलाएंगे। लेकिन मायावती जी को पहले उसकी परीक्षा देनी होगी। दूसरी बात, जो आपने एक सवाल किया था मुसलमानों को लेकर कि बीजेपी में जा रहे हैं और कुछ लोगों को, देखिए वो अपॉर्चुनिस्ट मुसलमान है। मुसलमान जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो फायदा उठाना चाहता है, क्षणिक लाभ लेना चाहता है, उसके अपने मोटिव हैं। वो बीजेपी में जा रहा है, वो आरएसएस में भी जा रहा है, वो उनकी टोपी भी पहनना चाहता है। लेकिन आज देखिए ना, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन को किस तरह से मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया गया। कहाँ है आज वो? उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। उनके बयान तक संक्षेप में छपते हैं अब अखबारों में। जो अखबारों की लीड और फोटो छापते थे, वो 2 लाइन की खबरें छापते हैं उनकी। तो ये मुसलमान जो है ना, ये जो बीजेपी में जो जाने वाले मुसलमान हैं, आरएसएस के समर्थक जो मुसलमान हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। मैं अपना जो है तारीफ नहीं करना चाहूंगा। मैं आपके चैनल पे आज ये बात खोल रहा हूं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जब बनाया जा रहा था, तो इंद्रेश कुमार जी ने मुझसे भी संपर्क किया था कि आप जो है प्रबुद्ध समाज में आते हैं। मैं उस समय नवभारत टाइम्स में था, और एक वैश्य समाज के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मेरा नंबर लेके मुझे फोन किया था कि कृमानी जी, आपको हम पढ़ते रहते हैं नवभारत टाइम्स में, आप हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में आ जाइए, हम आपको राज्यसभा भेज सकते हैं, हम आपको ये कर सकते हैं। यानी जो पत्रकारों के साथ वो एक वादा करते हैं आरएसएस के लोग, वो उन्होंने हमें भी झांसा दिया। लेकिन मेरी आत्मा अंदर से कभी इस बात को गवारा नहीं करती है कि मैं आरएसएस या बीजेपी के साथ जुड़ूं। मेरे मित्र लोग हैं वहां पे, बहुत अच्छे मित्र हैं, घर में आते जाते हैं, खाना पीना है, लेकिन मेरी विचारधारा उनसे कभी नहीं मिलती है। तो जो मुसलमान जा रहे हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। जी आनंद जी। जी